तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ टॉपिक्स के अंदर क्या क्या है। न्यू कोविड-19 के सिम्टम्स क्या क्या आए हैं। भारत मार्केट एक नई चीज़ आ रही है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए। और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो बॉबल है वो क्या है। नॉन अलाइन मूवमेंट थोड़ा सा क्या हुआ इसके बारे में बताएंगे। मैग्नेटोस्फीयर में क्या हो रहा है। ई कोविड सेंस क्या होता है। अतुल्य क्या होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में जान लेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। पहली न्यूज़ हमारी है न्यू कोविड-19 सिम्टम्स। कोविड-19 के पहले जो सिम्टम बताए गए थे, यानी कि वो सिम्टम्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे आपको देख के पता चलता है कि ये अच्छा किसी इंसान को सिर दर्द है तो सिर दर्द एक सिम्टम्स है। उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है और मतलब रैशेज़ हो रहे हैं बॉडी के ऊपर, बॉडी में पेन हो रहा है, खांसी जुकाम, ये सिम्टम्स होते हैं किसी डिजीज़ के। तो कोविड-19 के जो पहले सिम्टम्स बताए जा रहे थे वो ये थे कि कफ आना, हेडेक होना, बॉडी में वीकनेस होना, जनरली ये देखे गए थे। लंग्स में पेन होना एंड सडनली बॉडी में एकदम टायर्डनेस आनी चाहिए थी। अभी कुछ यूएस के अंदर कुछ पता चला कि कुछ नए सिम्टम्स भी देखे गए थे और उनको जब चेक किया गया तो पता चला कि ये सब भी कोविड, ये जो हमारा कोरोना वायरस है उसी के कारण हो रहे थे। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो इन जो कॉमन सिम्टम्स थे उसके अलावा कुछ अनएक्सप्लेन्ड स्किन मैनिफेस्टेशन था। जनरली ये स्किन के ऊपर देखे गए थे, जिसके अंदर एक बहुत मेजर था, उसको बोलते हैं कोविड टो। और ये ऑब्जर्व किया था 19% केसेस जो एग्जामिन किए गए थे उसमें से। तो इन स्टडी में पता चला, रिसर्चर्स ने डिस्क्राइब किया था कि 5 मेजर क्लिनिकल पैटर्न्स हैं जिसको बोलते हैं असिमेट्रिकल स्यूडो चिल्ब्लेन लिजाइंस। और लिजाइन का मतलब अगर हम बात करते हैं तो लिजाइन वो चीज़ होती है कि जो डैमेज होता है ना बॉडी पार्ट के ऊपर, कोई भी डैमेज बॉडी पार्ट के ऊपर हो जाता है किसी इंजरी के कारण या फिर किसी इलनेस के कारण, उसको लिजाइंस बोलते हैं। तो कुछ 19% जो केसेस थे उन सब के अंदर ये चीज़ें देखी गई थी। और 9% जो केसेस थे प्रेजेंट किए गए थे उनके ऊपर वेस्कुलर इरेप्शंस हुए थे इन द ट्रंक एंड लिम्स। लिम्स बोलते हैं हाथ और पैरों को। ट्रंक होता है आपका बॉडी का एब्डोमिनल पार्ट, यानी कि चेस्ट के नीचे का रीजन, ये जो और ये स्टमक तक जो होता है हमारे जेनिटल्स के ऊपर तक का। यहाँ पर वेस्कुलर इरप्शंस देखे गए थे। वेस्कुलर इरप्शंस की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा बॉडी के ऊपर ना रेड रेड कुछ डॉट्स हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। वो बहुत पेनफुल भी होते हैं और उसके अंदर कुछ लिक्विड भी डिपॉजिट हो जाता है जिसके कारण। तो ये सब भी उसके सिम्टम्स में देखे गए थे। 19% ने प्रेजेंट किया था यूरिट्रिकेरियल लेजाइंस, जो कि कैरेक्टराइज किए जाते इची स्वेलन पैचेस ऑन डिफरेंट साइजेस ऑफ द स्किन। यानी कि इची यानी कि खुजली जैसी चीज़ें हुई थी, स्वेलन यानी कि कुछ सूजन जैसे पैचेस बन गए थे स्किन के ऊपर। 47% ने प्रेजेंट किया था मैक्यूलोपैपुलर रैशेस, जो कंप्राइज करते हैं फ्लैट स्किन लेजाइंस के और रेज्ड बम्प्स के। जो बम्प्स थे वो थोड़े से रेज हो गए थे। फ्लैट स्किन के ऊपर भी कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे। स्किन के ऊपर प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही कहा जाए तो। 6% जो केसेस थे उन्होंने प्रेजेंट किया था लिवेडो और नेक्रोसिस, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय द डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन का थोड़ा कलर में चेंज आ गया था। और मे बी कॉज्ड ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो के कारण जब डिस्टर्बेंस होता है तो स्किन का कलर में चेंज आना बहुत जायज़ सी बात होती है। ऑक्सीजन की टेंशन हो जाती है स्किन के अंदर। अभी कोविड टो और चिल ब्लेन्स क्या होता है ये हम जान लेते हैं। ये काइंड ऑफ रैश होता है। रैश यानी कि कुछ खरोच खरोच कैसे बोलेंगे, रैशेज़ मैं आपको कैसे बताऊं। जैसे कि अगर आपको कोई कीड़ा वगैरह काट जाता है ना तो बॉडी के ऊपर रैशेज़ हो जाते हैं, यानी कि स्पेशली जब वो होती है आपको इरिटेशन होती है, खुजली चलने लगती है, बॉडी रेड रेड हो जाती है पूरी, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे, उसको रैशेज़ बोलते हैं। किसी को एलर्जी हो जाती है तब तो उससे रैशेज़ हो जाते हैं, किसी को घमोरियाँ हो जाती हैं तो उससे रैशेज़ हो जाते हैं। तो ये एक काइंड के रैशेज़ होते हैं। कोविड-19 के पेशेंट्स के अंदर देखे गए थे ये। और रिसर्चर्स ने इसको लिंक किया है सूडो चिल्ब्लेन लिजाइंस के। चिल्ब्लेन्स क्या होते हैं, स्मॉल इची रेड पैचेस होते हैं जो अपीयर करते हैं टोज़ पे और फिंगर्स के आफ्टर ए पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज टू द कोल्ड। यानी कि ये जो देखो आप फोटो में देख रहे हो ना, ये कब होता है, ये तब होता है जब आपके फीट वगैरह को ना कोल्ड के कारण यहाँ पर स्किन के ऊपर, इसको चिल्ब्लेन्स बोलते हैं। तो ये सब हो जाता है। इस तरह के कुछ पैटर्न्स नोटिस किए गए थे। यही था इस न्यूज़ के अंदर और इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। जैसे मीन्स का क्वेश्चन, डिस्कस हाउ द कोविड-19 अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत मार्केट के बारे में। बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये। जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है वो लॉन्च करेगा एक नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जो कि भारत मार्केट के नाम से आएगा। रिटेल ट्रेडर्स के लिए कोलैबोरेशन विद सेवरल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। ये होगा क्या, एक इंटीग्रेट कैपेबिलिटी होगी वेरियस टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की, जो कि एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इनका टारगेट ये है कि 2 आवर के अंदर डिलीवरी सर्विस देंगे। बेसिकली वही चीज़ जैसे अमेज़ॉन है और हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, उन्हीं की तरीके से भारत मार्केट इंडिया वाले लेके आ रहे हैं। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो फुली गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें कोई प्राइवेट या फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं होगी।
ये ई कॉमर्स पोर्टल होगा। ई कॉमर्स का मतलब ही होता है ऑनलाइन शॉपिंग करना। इसमें इंक्लूड करेंगे नेशन वाइड पार्टिसिपेशन बाय रिटेलर्स, और ये एम करता है कि 95% रिटेल ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड लेके आ जाएगा प्लेटफॉर्म में, जो कि उसके शेयर होल्डर्स होंगे, और ये एक्सक्लूसिवली ट्रेडर्स के द्वारा ही रन किया जाएगा। ये अच्छी न्यूज़ है एक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट और बॉबल क्या है क्या चीज़ ये। एक टीम है इंडियन स्पेस ऑफ साइंस बेंगलुरु की और यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी जो है वो ईस्ट एंजिला की। उन्होंने क्रिएट किया एक ब्लू प्रिंट जो कि एक्यूरेट प्रिडिक्शन करेगा मॉनसून की, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की और अदर वेदर रिलेटेड फॉरकास्ट की अंडर बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट और बबल। एक प्रोजेक्ट बनाया है इंडिया वालों ने और यूके वालों ने मिलकर एग्जामिन करने के लिए कि ओशन के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट होता है, मानसून आता कैसे, थोड़ा और एक्यूरेटली करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है और नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल है यूके का, उनके द्वारा। तो बे ऑफ बंगाल है वो एक बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करेगा इसमें कंट्रोल करने के लिए वेदर सिस्टम्स को दैट मेकअप इन द साउथ एशियन समर मानसून सिस्टम, कि ऑब्वियसली इससे बंगाल की खाड़ी के अंदर बहुत सारा मानसून के फॉर्मेशन के रीजंस वहाँ पर होते हैं। तो की प्रोसेसेस क्या होंगे सदर्न बीओबी के। जो सेलीन साउथ वेस्ट मानसून करंट है एसएमसी, वो एक मेजर कंट्रोल ऑन द सॉल्ट एंड एसएसटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बीओबी is shown to be controlled by both local wind stress curl and remote equatorial wave propagation factors। ये दोनों के कारण होता है। किस किस के कारण होता है? कंट्रोल्ड बाय बोथ लोकल विंड स्ट्रेस कर्ल और इक्वेटोरियल वेव प्रोपेगेशन फैक्टर्स। हाई सेलिनिटी कोर क्या होता है? सेलिनिटी कोर HSC, ये शो किया is shown to have its origins in the western equatorial Indian Ocean, reaching the BOB via Somalia current, the equatorial under railroad switches। फिर हम बात करते हैं सीजनल रिवर्सल दैट अकर एट द सोमालिया करंट एंड एसएमसी जंक्शंस, दे एक्ट एट रेड रोल स्विचेस डाइवर्टिंग वाटर मासेस टू डिफरेंट बेसेस इन द नदर्न ओशियन। ये बेसिकली सारी की सारी मूवमेंट्स हैं, प्रोसेसेस हैं सारे के सारे। इसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, ज्योग्राफी में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। इस टॉपिक को और डीप में एक्सप्लोर करने के लिए हमको बहुत सारे टर्म्स एडिशनल बताने पड़ेंगे, उतना इसमें नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऊपर ऊपर से समझने की जो ये ज़रूरत है वो ये है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जितने भी मूवमेंट होते हैं करंट के, वाटर के, विंड के, उसके सारे प्रोसेसेस को पढ़ने के लिए, उनको और एफिशिएंटली पढ़ने के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट आया है जिसको बोलते हैं बबल। इंडिया और यूके ने इसको मिलके बनाया है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम जान लेते हैं मानसून के बारे में क्या होता है। मानसून आपको पता होगा सीजनल विंड्स होती हैं जो विच रिवर्स द डायरेक्शन द चेंज ऑफ द सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। मानसून एक डबल सिस्टम होता है सीजनल विंड्स का। ये सी से लैंड के ऊपर चलता है समर के अंदर और लैंड से सी में जाता है विंटर के अंदर। आपको पता होगा जैसे तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु रिट्रीटिंग मानसून में बारिश मिलती है तमिलनाडु को। जब कमिंग मानसून होता है वो पूरे नॉर्थ इंडिया की तरफ आता है, सेंट्रल इंडिया से होता हुआ, लेकिन जब रिट्रीट होता है यानी कि जब ये हिमालय को टच करके वापस जाता है तो समर विंटर के टाइम तक जब तमिलनाडु में पहुँचता है तो उस टाइम रिट्रीटिंग मानसून होती है। उसके रिट्रीटिंग मानसून की जो रेन होती है वो तमिलनाडु को मिलती है। मानसून बहुत पेक्यूलियर होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, साउथ ईस्ट एशिया में, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका के लिए। इंडियन मानसून आर कन्वेक्शन सेल्स होते हैं बहुत लार्ज स्केल के ऊपर और पीरियडिक होते हैं सेकेंडरी विंड्स के लिए, जो कि सीजनल रिवर्सल भी होती है विंड की डायरेक्शन। मानसून को ऑफन एसोसिएट किया गया कंडीशन जैसे एल नीनो, स्पेनिश फॉर लिटिल बॉय दैट अकर्स एवरी 2 to 7 ईयर्स, एंड ला नीना। देखो ये तो ना आप स्टडी आई क्यू पर जाकर सब पढ़ लेना, ये टॉपिक उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने चैनल पे दूसरे का प्रमोशन कर रहा हूँ बिकॉज इट्स गुड। ये वहाँ पर उन्होंने, ये बड़ा टॉपिक है एल नीनो और ला नीना, ये उन्होंने बहुत खूबसूरती से वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टडी आई क्यू पर सर्च कर लेना, आपको पता होना चाहिए। वैसे आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ लिया है अभी तक तो आपको मालूम ही होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है मेंस के अंदर पहले भी। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? मानसून जो है इंडिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, क्योंकि 2/3 जो है उसके अंदर डिपेंड करती है फार्म की इनकम, और रेन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर ओवर 40% ऑफ द कंट्रीज क्रॉप एरिया। ये देखो, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी के किसी भी क्वेश्चन में यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे ज्योग्राफी की बात की जा रही हो, फूड की, पॉवर्टी की, एग्रीकल्चर की, फार्मर्स की इनकम की। ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, कहीं पर बहुत हाईलाइट करके लिख लो उसको, वहाँ यूज़ कर सकते हो आप। 70% जो इंडिया की रेनफॉल होती है वो जुलाई से सितंबर के मानसून सीज़न में होती है। एक अच्छा मानसून के कारण क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, फार्मर की इनकम इंक्रीज़ होती है इकोनॉमी के अंदर, और एक वीक मानसून जो होता है फूड के प्राइसेस को और इकोनॉमी को बहुत हार्म करता है। देखो कितनी अच्छी चीज़ है सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया फॉर द मानसून। इसको पक्का नोट डाउन करके रख लेना कहीं पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। आप लोगों को मालूम ही होगा इसके बारे में, अभी इसकी रिसेंट जो समिट हुई है तो इसलिए दोबारा से न्यूज़ में आ गया।
कंटेक्स्ट क्या है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एनएएम की मीटिंग हुई थी कोविड क्राइसिस के ऊपर लेके। सिग्निफिकेंस ये थी कि फर्स्ट टाइम पीएम मोदी ने इसमें पार्ट लिया है मीटिंग के अंदर 2014 के बाद, जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2019 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। लास्ट टाइम जब इंडिया के पीएम ने पार्टिसिपेट किया था तेहरान में एनएएम की मीट थी, वो 2012 था। उस टाइम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहाँ पर प्रेजेंट थे। और 2016 और 2018 की जो समिट्स हुई थी एनएएम की, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे थे, यानी कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो रिप्रेजेंट करने गए थे। जो लास्ट एनएएम समिट हुई थी 2019 में, वो अजरबैजान में हुई थी। अजरबैजान आपको पता होना चाहिए ईरान के ऊपर थोड़ा सा एक कंट्री है। और उससे पहले 2016 में वेनेजुएला में हुई थी। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है कोलंबिया के पास में। ओके, यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर करंटली दोबारा वो थोड़ा प्रेसिडेंशियल और सिविल क्राइसिस दोबारा से होने स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो अजरबैजान जो है वो प्रेसिडेंट है इस ग्रुपिंग का 2090 से लेकर 2022 तक। होता है ऐसे समिट्स वगैरह होते हैं ना, उसे किसी कंट्री को प्रेसिडेंशियलशिप दी जाती है, वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हैंडल करते हैं सब कुछ। और ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, उनका लीडरशिप, उनके जो प्रेसिडेंट है अजरबैजान के वो इल्हाम अलीव हैं। ये जो टाइटल है समिट का वो है वी स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। अभी नॉन अलाइन मूवमेंट है क्या? नॉन अलाइन मूवमेंट जो एक आइडिया था जो कि इमर्ज हुआ था 1950s में। एनएएम जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ कंट्री मेंबरशिप आफ्टर द यूएन। करंटली इसके अंदर 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था हम ये जान लेते हैं। 1950s के अंदर जब वर्ल्ड जो था ना वॉज इमर्जिंग आउट ऑफ लॉन्ग डार्क पीरियड ऑफ कॉलोनियलिज्म की हम बात करते हैं तो देखो बहुत सारी कंट्रीज़ थे जो ब्रिटेन की कॉलोनीज़ बने हुए थे, तो उससे इमर्ज करके बाहर निकल रहे थे, उस टाइम की बात है। तो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे ना, वो ड्रीम कर रहे थे कि वो अपना खुद की दुनिया बनाएंगे समाज के अंदर। और जो बड़ी पावर थी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, इनकी जो हॉस्टिलिटीज़ थी चल रही थी कोल्ड वार के अंदर, और थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के बहुत सारे चांसेस थे उसके ऊपर। तो इन कंट्रीज़ ने कुछ डिसीजंस लिए थे उस टाइम पे, तो उसके कारण एनएएम बना था। वो डिसीजंस कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके जो को फाउंडर्स थे वो इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंडोनेशिया के सुकरानो थे, इजिप्ट के गमाल अब्देल नसेर थे, यूगोस्लेविया के जोसेफ ब्रोस टिटो थे, घाना के क्वामे नक्रुमा थे। ये सारे के सारे इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस के लिए बड़े बड़े फिगर्स थे। इन्होंने कलेक्टिवली ये डिसाइड किया था कि ये लेसर लाइट बन के रहेंगे। ये बहुत मेजर, ये जो पावर्स थे, बड़ी पावर्स थी यूएस और रशिया, इनकी जिस फाइट का पार्ट नहीं बनना चाहेंगे। जो एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में बांडुंग के अंदर, बांडुंग एक सिटी है इंडोनेशिया का, इट वाज द कैटलिस्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसमें किसी कैटलिस्ट को, यानी कि आग में घी की तरह, कैटलिस्ट क्या होता है? आग में घी होता है, सडनली उसको बढ़ा देता है। तो एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 के अंदर जो बांडुंग में हुई थी, वो उसने कैटलिस्ट का काम किया था नॉन अलाइन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। एक्चुअल फॉर्मेशन जो हुई थी वो बेलग्राड में हुई थी। बेलग्राड आपको पता होना चाहिए कैपिटल है सर्बिया के, जहाँ पर नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉर्मली एस्टैब्लिश कर लिया गया था बाय लीडर्स ऑफ 25 डेवलपिंग कंट्रीज़ इन 1961। ये लास्ट पॉइंट बड़ा अच्छा है प्रीलिम्स के लिए, आपको पता होना चाहिए। अब इसकी रेलेवेंस ख़त्म क्यों होती जा रही है? देखो, नैम जो है वो एक ग्रोन अप इनटू अ फोरम वेयर डेवलपिंग कंट्रीज़ कुड ब्लेम ऑल देयर प्रॉब्लम्स ऑन द बिग पावर्स। अब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, ये सारी की सारी अपनी प्रॉब्लम्स को बिग पावर्स के ऊपर ब्लेम कर देती हैं। इट हैज़ बिकम ए प्लेटफॉर्म फॉर सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेस्पिकेबल लीडर्स टू प्रीन एंड पोस्चर। अब जो डेस्पिकेबल मतलब जो घिनौने लीडर्स जो हैं वर्ल्ड के, कुछ बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने आप में स्टेबल नहीं है, उनके जो लीडर्स होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म को फ़ायदा उठाते हैं और वो अपनी इमेज को और अपने पोस्चर, प्रीन का मतलब होता है अपने आप को ही एडमायर करते रहना, अपनी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को एडमायर करना, दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देना। तो इसलिए एनएएम को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलने को मिल रहा है। एनएएम्स रीज़न टू एग्जिस्ट एंडेड इन 1989। उस टाइम कुछ रीज़न थे कि जब इसको एग्जिस्ट एंड कर लिया जाए, क्योंकि जब कोलैप्स हुआ था सोवियत यूनियन का और कोल्ड वॉर का एंड हुआ था, तो वर्ल्ड के अंदर एक सिंगल सुपर पावर रह गई थी उस टाइम पे यूएस। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया था। पहले यूनिपोलर था। यूनिपोलर का मतलब होता है एक चीज़ है, एक पोल था, वो यूएस था। मल्टीपोलर का मतलब दूसरी कंट्रीज़ भी आ गई हैं, जैसे चाइना उभर के आ गया, धीरे धीरे इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स बन के अपने राइट के लिए आ गया। सो व्हाट इज़ द वे अहेड? उसने कहा कि देर आर नाउ न्यू काइंड्स ऑफ अलाइनमेंट्स मोर लाइकली टू बी डिफाइंड बाय, जो कि इकोनॉमिक्स या जोग्राफी के ऊपर होते हैं। एनएएम था आइडियोलॉजी के ऊपर कि हम इन बड़ी पावर्स की जो फाइट हो रही है उसके बीच में पार्ट नहीं लेंगे, ये था एनएएम। अब जो नए नए ग्रुपिंग्स आ गए हैं भैया, सार्क हो गया है, ब्रिक्स हो गया है, बिम्स्टेक है, एशियान है, यूरोपियन यूनियन है, नाटो है,
G7 G20 ग्रुप्स हैं, G4 ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स को देखते हैं, ज्योग्राफी को देखते हैं, पॉलिटिक्स को देखते हैं, ट्रेड को देखते हैं, कल्चर को देखते हैं। ये आइडियोलॉजी के ऊपर बात नहीं करते, हम इसका सपोर्ट देंगे उसका सपोर्ट नहीं देंगे। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उसी चीज़ को थी कि हम लोग आपके साथ अलाइन नहीं होंगे। तो टू बी अलाइंड इज़ नाउ अ वर्च्यू। अब किसी के साथ अलाइन होना एक फ़ायदे की चीज़ है, एक अच्छी लीडरशिप का सिग्नल होता है। कंट्रीज स्पेशली छोटी कंट्रीज़ हैं उन सबको मल्टीपल अलाइनमेंट्स करने चाहिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। देर इज़ नाउ नो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन क्लेम टू बी नॉन अलाइंड। अभी ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं जो कि नॉन अलाइनमेंट की बात कर सके, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, जो कि बहुत पंगे क्रिएट करता है अलाइनमेंट के अंदर। जस्ट फॉर द फैक्ट मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट जीएस पेपर 3 मैग्नेटोस्फीयर की हम बात करेंगे। यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म के, उन्होंने डेवलप किया एक जनरलाइज्ड वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड जो कि कैपेबल है स्टडी करने के लिए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कोहेरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर इन द नियर अर्थ प्लाज्मा एनवायरनमेंट और अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में। तो भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म IIG के साइंटिस्ट ने एक फ्लूइड सिमुलेशन कोड बनाया है जो कि अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को पढ़ने के बहुत सक्षम है। अब प्लाज्मा क्या होता है पहले तो ये जान लो। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों ने सुने होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ जो होता है ना हमारा वो प्लाज्मा होता है। अर्थ के ये कॉस्मोस के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर जो मेजरली जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो प्लाज्मा होता है। मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये स्टडी करने से फ़ायदा क्या होगा, फ्यूचर स्पेस मिशंस में जाने में बहुत फ़ायदा मिलेगा, फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने का बहुत फ़ायदा होगा। मैग्नेटोस्फीयर एक रीजन होता है प्लैनेट के अराउंड जो कि प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ के ऊपर। मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखा देता हूँ इसमें। जैसे ये अर्थ है, ये हमारे अर्थ का ये मैग्नेटोस्फीयर आपको दिख रहा है, यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है एक की, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की बात की जा रही है। जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर सबके मैग्नेटोस्फीयर्स होते हैं, बट अर्थ का जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि जितने भी रॉकी प्लैनेट्स हैं उनके अंदर। सिग्निफिकेंस क्या होती है, मैग्नेटोस्फीयर की शील्ड जो होती है ना हमारे होम प्लैनेट की, सोलर और कॉस्मिक पार्टिकल रेडिएशन एज वेल एज इरोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय सोलर विंड, कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल स्ट्रीमिंग ऑफ द सन, यानी कि दूसरे प्लैनेट्स की रेडिएशन से, दूसरे चार्ज पार्टिकल से जो कि सन से निकलते हैं, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो सोलर विंड आ रही होती है उन सबसे हमको बचा के रखती है मैग्नेटिक फील्ड। सोलर विंड एक बड़ी ही पावरफुल चीज़ होती है। आप लोग इसको यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखना, कुछ एनिमेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। सोलर विंड होता क्या है, कितना पावरफुल होता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड उसको बचा के रखती है, हमारा मैग्नेटोस्फीयर जो है। अभी जनरेट कैसे होता है, अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर होता है ना वो एक डायनेमिक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है जो कि रिस्पॉन्ड करता है सोलर, प्लैनेटरी और इंटरस्टेलर कंडीशंस को, उन सब के ऊपर एक रिस्पॉन्स देने के लिए होता है। ये जनरेट किया जाता है बाय कनेक्टिव मोशन ऑफ चार्ज्ड मोल्टन आयरन फार बिलो द सरफेस इन द अर्थ आउटर कोर। अर्थ के आउटर कोर के अंदर जो मेल्टेड आयरन है ना उसके कारण ये जो मैग्नेटोस्फीयर है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डेवलप होता है। कांस्टेंट बम्बार्डमेंट होती है सोलर विंड की जो कि कंप्रेस करती है जो सन फेसिंग साइड होती है हमारे मैग्नेट फील्ड की उस साइड को, और जो सन फेसिंग साइड होती है, जो डे साइड होती है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो 6 to 10 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। जो हमारा मैग्नेटोस्फीयर होता है ना उसका डिस्टेंस की बात करें, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, सोलर विंड दिख रही है आपको, ये सोलर विंड का मतलब होता है उस साइड, यहाँ पे सन है हमारा, जो सूर्य देव है हमारे वो यहाँ बैठे हैं। ये हमारा अर्थ है, अर्थ से 5-10 टाइम्स तक जो होती है इसकी इस साइड में होती है, ये वेव्स होती हैं, ये सारी सोलर विंड से हमको प्रोटेक्ट करती है। जो साइड होती है मैग्नेटोस्फीयर की फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, जो नाइट साइड होती है यानी कि जो सन की साइड नहीं होती, अपोजिट साइड, वो एक इमेंस मैग्नेटो टेल यानी कि एक टेल की शेप में फॉर्म करती है जो फ्लक्चुएट करती है लेंथ के अंदर, और हंड्रेड्स ऑफ अर्थ रेडियस, यानी अर्थ का जितना रेडियस है, अर्थ का रेडियस कितना होता है, आई थिंक 6000 समथिंग रेडियस होता है, डायमीटर 12,000 समथिंग है, उसके 100 टाइम्स तक चलती है फॉर पास द मून्स ऑर्बिट एट 60th अर्थ रेडियाई। एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमारे सन है, ये सन की जो साइड है ना ये इस तरफ, ये इसका 6 to 7 टाइम्स तक होती है इसकी मैग्नेटोस्फीयर, दूसरे साइड में 100 तक जाती है, और ये ऐसे कुछ टेल से फॉर्म करती हैं दूसरे साइड में, तो अर्थ घूमती रहती है, मैग्नेटोस्फीयर ऐसे रहता है। ये चेंज इस इधर को टेल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सोलर वेव नहीं होती है, सोलर विंड नहीं होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब मैग्नेटोस्फीयर को स्टडी क्यों करना है, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे स्पेस एनवायरनमेंट को, ये फिजिक्स की फंडामेंटल में हेल्प करता है। अर्थ के लिए जो डे टू डे अर्थ के इंट्रैक्शंस हो रहे होते हैं स्पेस में उसमें बहुत हेल्प करता है।
स्पेस की नेचर को यूनिवर्स के थ्रू आउट देखने में हेल्प करेगा। एडिशनली स्पेस का जो वेदर होता है मैग्नेटोस्फीयर के अंदर, उसमें हेल्प करेगा। स्पेस क्राफ्ट को कैसे वहाँ पर ले जाने में कुछ और इजी मूवमेंट के लिए स्विफ्टनेस में हेल्प करेगा। अच्छे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। स्पेस वेदर की मॉडल्स पढ़ने में हमारी हेल्प करेगा। थी क्या चीज़, इसका नाम मैंने लिया था, वो था फ्लूइड सिमुलेशन कोड बनाया। वन डायमेंशनल है। किसने बनाया? IIG वालों ने। इतना ही था। फैक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात कर रहे थे। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है उसको पॉपुलरली वर्ल्ड प्रेस डे भी बोला जाता है कैलेंडर के अंदर। ये ऑर्गेनाइज प्रमोट करता है यूनाइटेड नेशंस और 3 मई को हर साल एनुअली यानी हर साल बनाया जाता है। इस डे को सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस रेज की जाए, इंपॉर्टेंस क्या है ये जो प्रेस होती है हमारी फ्रीडम, उसकी फ्रीडम के लिए। मीडिया को जनरली हम लोग 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। और जनरली क्या होता ही 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इस साल की जो थीम है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और सब थीम्स जो थी फॉर दिस ईयर वो है सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मैन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स, इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस, जेंडर इक्वलिटी एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मीडिया। जो डे 3 है उसको मार्क करते हैं एनिवर्सरी ऑफ विंडहोएक डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन था, ये स्टेटमेंट था प्रेस फ्रीडम प्रिंसिपल का, जो कि अफ्रीकन न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट ने 1991 में ले डाउन किया था। ये एक बहुत लैंडमार्क डॉक्यूमेंट था जो सेट करता है स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीकन मीडिया। अब हम वहीं पे बात कर लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2020 की। 1993 में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो था, सिंस 1993 तब से एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता आ रहा है, एनुअली होता है ये। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी देती है जर्नलिस्ट को, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स को, नेशनल अथॉरिटीज़ को, अकेडमिशियंस को, ब्रॉडर पब्लिक को, आते हैं डिस्कस करते हैं एमर्जिंग चैलेंजेस, प्रेस फ्रीडम के लिए जो भी चैलेंजेस होते हैं उन सबको आके डिस्कस करते हैं। जर्नलिस्ट की सेफ्टी की बातें करते हैं। देखो, जर्नलिस्ट की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये लोग ना एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करते हैं। जैसे आप अभी लॉकडाउन में देख रहे होगे कितने सारे जर्नलिस्ट होते हैं जो हमारी न्यूज़ को कहीं से कहीं तक लाने के लिए किसी भी सिचुएशन में जाने को तैयार होते हैं। इनकी सेफ्टी एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके सॉल्यूशंस पर ये कॉन्फ्रेंस में बात की जाती है। नीदरलैंड इस बार का होस्ट था 2020 का, और कोविड-19 के कारण जो ग्लोबल पैंडमिक था, कॉन्फ्रेंस को अब शेड्यूल कर दिया गया है, रीशेड्यूल कर दिया गया है अक्टूबर 18 से 20 तक के लिए। सेम वेन्यू होगा। कॉन्फ्रेंस जो एक जॉइंट सेलिब्रेशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का और इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ओके, अब हमारी लास्ट की 2 न्यूज़ हैं। अतुल्य के बारे में जान लेते हैं। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो डिसइंटीग्रेट करता है कोरोना वायरस को, डिसइंटीग्रेट करता है। देखो, एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र की तरह काम करता है। इसको ऑपरेट किया जाता है पोर्टेबल वे में और फिक्स्ड इंस्टॉल करके भी किया जा सकता है। ये हेल्प करता है डिसइंटीग्रेट करने में वायरस को, हीट कर देता है उसको रेंज पे 56 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। इसको डेवलप किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट पुणे ने। डाइट पुणे के बारे में आपको पता होना चाहिए। अतुल्य किसने किया था? हो सकता है मीन्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन आए कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, तो उस सब के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, इतने सारे रोबोट्स डेवलप हुए हैं, इतने सारे स्टेरिलाइजर्स, इन सब के आप नाम मेंशन कर सकते हो। ई-कोव सेंस की बात कर लेते हैं। एक बायो सेंसर है जो डिटेक्ट करता है नोवेल कोरोना वायरस को सलाइवा सैंपल्स के अंदर। इसको डेवलप किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने। पुणे वाले कुछ डेवलप कर रहे हैं, हैदराबाद वाले कुछ डेवलप कर रहे हैं। इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं तो बन के आएगा ही। प्रीलिम्स में या तो आ सकता है या मेंस में कहीं आएगा, इनडायरेक्टली आ जाएगा, वहाँ पर मेंशन कर दोगे तो मार्क्स तो मिलना ही है। ये डिवाइस जो है ना रिजल्ट देता है 30 सेकंड्स के अंदर और यूजिंग जस्ट 20 माइक्रोलीटर्स ऑफ द सैंपल। काम कैसे करता है? ये डिवाइस में एक कार्बन इलेक्ट्रोड होता है और कोरोना वायरस की एंटीबॉडी होती है। ये जो एंटीबॉडी होती है ना, कैपेबल होती है बाइंड करने के लिए स्पाइक प्रोटीन फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द वायरस। जो वायरस के आउटर लेयर के ऊपर एक स्पाइक बॉडी होती है ना, एंटीबॉडी उसको सडनली डिटेक्ट कर लेती है और उसके जाके चिपक जाती है। तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जो एंटीजन का और एंटीबॉडी को जब उसको बांध लेते हैं तब तो उसे पता चल जाता है कि हाँ, इस बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है। यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन। थैंक यू।